दो अनाथ भाई बहन। सूर्या और चंदा दो अनाथ भाई बहन थे। उनके माँ बाप एक रेल दुर्घटना में मारे गए थे। तब ये दोनों बहुत ही छोटे थे। इसके बाद वे अपनी चाची के पास रहने लगे। चाची का नाम था रानी। दोनों भाई बहन उसे रानी चाची कहते थे। रानी ने जागीरदार की पत्नी के पास नौकरी की थी। बड़े घर में नौकरी करने से रानी के मन में अहंकार समा गया। वह दूसरे लोगों को अपने से छोटा समझने लगी थी। दोनों बच्चों से भी बहुत कठोर व्यवहार करती थी। सूर्या और चंदा का मन दुखी रहता था, पर ये और किसके पास जाते, कोई भी तो था नहीं उनका अपना। रानी का अपना कोई बच्चा नहीं था। जागीरदार की पत्नी मरते समय रानी के लिए कुछ धन छोड़ गई थी, इसीलिए जैसे तैसे रानी और बच्चों का जीवन चल रहा था। दोनों उम्र से बच्चे थे, पर दूसरे बच्चों जैसा जीवन नहीं था उनका। जब जब ये दूसरे बच्चों को हंसते खिलखिलाते देखते तो उनका मन रो उठता। और फिर एक दिन रानी चाची भी चल बसी। अब तो सूर्य और चंदा बिल्कुल ही अकेले रह गए थे इतनी बड़ी दुनिया में। हाँ, रानी के कुछ मित्र अवश्य थे जिन्होंने तय किया कि सूर्य और चंदा के लिए अनाथालय ही सबसे अच्छी जगह है, लेकिन दोनों को अलग अलग अनाथालय में जाना था, क्योंकि लड़के लड़कियां अलग अलग रहते थे। जब सूर्य और चंदा को यह बात बताया गया तो बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा, चाहे जो हो ये साथ साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तभी सूर्या को याद आया, चाची रानी के एक रिश्तेदार सर्कस में काम करते हैं। नाम था मनोहर। सूर्या को उनका कार्ड मिल गया था। हम उनके पास जाएंगे, शायद वहाँ हमें रहने की जगह मिल जाए। पर हम उनसे कभी नहीं मिले हैं, अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? चंदा ने कहा। सूर्या बोला, तो फिर हमें अलग अलग अनाथालय में रहना होगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे अलग होकर कहीं नहीं रहूंगी। चंदा की आवाज़ में डर झांक रहे थे। और फिर एक रात दोनों भाई बहन अनजान सफ़र पर चल दिए। वे कुछ नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है और जिसके पास जा रहे हैं वह कैसा आदमी है। पर एक नन्ही सी आशा भी थी, शायद रास्ता मिल जाए। यह मनोहर नामक व्यक्ति उन्हें अपना ले, तब तो उन्हें अनाथालय में नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह अंधेरी सड़कों पर नहीं भटकना पड़ेगा। रात बीतने लगी। दोनों भाई बहन चले जा रहे थे। सड़क के दोनों ओर मकानों में लोग आराम की नींद डूबे थे, पर अभागे सूर्या और चंदा आश्रय की खोज में भटक रहे थे। नींद सताने लगी तो दोनों एक मकान की सीढ़ी पर लेट गए। फिर न जाने कब नींद आ गई। एकाएक सूर्या की नींद खुली। एक आदमी पास में खड़ा उसे झकझोर रहा था। वह उस मकान में रहता था। अब तक चंदा की नींद भी टूट गई थी। उस आदमी को दो बच्चों को इस तरह खुले में सोते देखकर हैरानी हो रही थी। उसने पूछा तो सूर्या ने सारी बात कह सुनाई। बता दिया कि उनके मनोहर अंकल काप्स सर्कस में काम करते हैं। उस आदमी ने बता दिया कि काप्स सर्कस ब्राइडलिटन में खेल दिखा रहा है। उसने कहा, बच्चों रात को मेरे घर में आराम करो, सुबह चले जाना। बाकी रात दोनों ने नरम बिस्तर पर आराम से बिताई। सुबह अंकल मनोहर की खोज में चल दिए। वे पूछताछ कर बढ़ते रहे। जब सूर्या और चंदा ब्राइडल लिटल में पहुँचे तो काप्स सर्कस अभी वहाँ नहीं पहुँचा था। कुछ देर बाद सर्कस की गाड़ियाँ एक मैदान में आकर खड़ी होने लगीं। उनमें हाथी, घोड़े और सींगचेदार बड़े बड़े पिंजरे में शेर भी थे। वे कहाँ खड़े खड़े देखते और रोमांचित होते रहे। किसी सर्कस को इतने निकट से देखने का दोनों भाई बहन के लिए यह पहला मौका था। उन्होंने मनोहर के बारे में पूछा तो एक आदमी दोनों को अपने साथ ले गया। मनोहर अधेड़ उम्र का गंभीर चेहरे वाला आदमी था। जब उसे पता चला कि उसके भतीजा भतीजी आए हैं तो वह हैरान हुआ और अपने तंबू से बाहर आ गया। सूर्या और चंदा ने उसे नमस्कार किया। चाची रानी के बारे में बताया। कहा, अब हमारे पास कोई स्थान नहीं है रहने के लिए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं।
हम अलग अलग अनाथालय में जाकर नहीं रहना चाहते। मनोहर अकेला रहता था। उसे दोनों बच्चों का आना अच्छा नहीं लगा। वह रानी का दूर का रिश्तेदार था। उसे यह कल्पना नहीं थी कि इस तरह दो अनाथ बच्चे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। पर सूर्या और चंदा को एकदम दुत्कार भी नहीं सकता था, क्योंकि सारे सर्कस में मनोहर के रिश्तेदारों की चर्चा होने लगी थी। मनोहर ने कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों मेरे पास क्यों आए? अनाथालय में चले जाते तो अच्छा रहता। खैर, जब तक सर्कस खेल दिखा रहा हूँ तब तक मैं तुम लोगों को साथ रखूंगा। उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम। सूर्या और चंदा मनोहर के रूखे व्यवहार से सहम गए। वे जाते भी तो कहाँ। वे जानना चाहते थे कि सर्कस कब तक खेल दिखाएगा, पर कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। इस तरह चंदा और सूर्या काप्स सर्कस के साथ रहने लगे। वहाँ की दुनिया उनके लिए अनोखी थी। इन दिन में सर्कस के कलाकारों को अभ्यास करते देखते वो विचित्र लगता। सर्कस जिस कस्बे में जाता, कलाकारों के बच्चे वहाँ के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते। हर कस्बे में सर्कस 4-5 दिन तक रुकता था। सूर्या सोचता था, विचित्र है यह पढ़ाई, ऐसे में कोई क्या पढ़ सकता है भला। पर वे दोनों तो उस दिन तक एक बार भी स्कूल नहीं गए थे। मनोहर के कहने पर वे बच्चों के साथ एक स्कूल में गए। वहाँ छात्रों ने इनका खूब स्वागत किया। छात्रों ने सूर्या और चंदा का परिचय पूछा तो सूर्या ने संकोच से कहा, हम सर्कस वाले नहीं हैं, हम तो थोड़े समय के लिए आए हैं। फिर वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके कि वे कहाँ से आए हैं। सर्कस के कलाकारों के बच्चे स्कूल में करतब दिखाने लगे, पर चंदा और सूर्या के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। सच तो यह था कि रानी चाची ने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया था। दोनों भाई बहन सर्कस वाले बच्चों से अलग खड़े थे। चंदा ने कहा, मैं सर्कस के करतब तो नहीं जानती, पर बहुत अच्छा वायलिन बजा सकती हूँ और मैं इंग्लिश जानता हूँ। सूर्या ने गर्व से कहा। वे दोनों झूठ बोल रहे थे। मनोहर ने यह सुना तो उसने चंदा से कहा, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा वायलिन बजाती हो, सबको कोई धुन सुनाओ। उस समय मनोहर के आसपास कई लोग बैठे थे। अब तो चंदा के काटो तो खून नहीं। वायलिन लाया गया, पर चंदा ठीक से न बजा सकी। सब उसकी हंसी उड़ाने लगे। सूर्या डर रहा था कि कहीं उसने इंग्लिश ज्ञान की परीक्षा न देने लगे। एक रात सूर्या और चंदा की नींद नहीं आ रही थी। सर्कस का शोर शांत हो चुका था। कलाकार दर्शकों की भीड़ के सामने अपना कौशल दिखाकर आराम से सो रहे थे। पशुओं के बाड़ों में भी शांति थी। तभी चंदा ने कहा, सूर्या, हम यहाँ रहते हुए भी यहाँ के नहीं हैं। हाँ चंदा, यहाँ हमें कोई नहीं चाहता। मनोहर अंकल तो जरा भी पसंद नहीं करते। आखिर हम क्या करें? हमें मनोहर अंकल का मन जीतना चाहिए, चंदा ने सूर्या से कहा, तभी हम यहाँ रह सकेंगे। वे मनोहर अंकल को कैसे खुश कर सकते थे, इसी पर सोचते सोचते सो गए। सुबह हुई तो चंदा ने डेरे की सफाई करके नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। उसे आशा थी नाश्ता करके मनोहर उसकी तारीफ करेगा, पर उसे निराशा होन पड़ा। मनोहर ने कहा, चंदा, तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आता, आगे कभी मत बनाना। दुख और अपमान के कारण चंदा रो पड़ी। उधर सूर्या मनोहर की कार को चमकाने में लगा था। उसे लग रहा था मनोहर अंकल उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देंगे, पर मनोहर ये देखकर मुंह चढ़ा लिया। कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाकर बच्चों के साथ खेलो। सूर्या और चंदा का मन रो उठा। उन्हें लगा कि वे मनोहर का मन कभी नहीं जीत सकेंगे। सूर्या ने चंदा से कहा, बहन, मैं सोचता हूँ हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, चंदा बोली। उस दिन से उन्होंने मनोहर को प्रसन्न करने की कोशिश छोड़ दी। चंदा लड़कियों को सर्कस के करतब सीखने वाली महिला के पास गई। उसने उससे सीखने की इच्छा प्रकट की। सूर्या राजेश नामक व्यक्ति के पास गया। राजेश घुड़सवारी का प्रशिक्षण देता था।
वह सूर्या को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो गया। सूर्या और चंदा चुपचाप सीखने लगे। यह सब वे मनोहर से छिपकर कर रहे थे। वे उसे चौंका देना चाहते थे। सूर्या सुबह मुंह धोकर अंधेरे में सीखने के लिए निकल जाता। इसी तरह दिन बीत रहे थे। मनोहर को सूर्या और चंदा के बारे में सचमुच कुछ पता नहीं था। वह उन्हें अपने पर बोझ मान रहा था। चाहता था कि सर्कस का सीजन खत्म हो तो वह दोनों से छुट्टी पा ले। एक सुबह सर्कस में हड़कंप मच गया। सब इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। सूर्या भी बाहर आकर देखने लगा। सब हाथियों के भाड़े की तरफ दौड़ रहे थे। पता चला चंपा नामक हथिनी गुस्से में है। उसने महावत को उठाकर फेंक दिया था और न जाने क्या कर बैठे। सूर्या जाकर भाड़े के बाहर खड़ा हो गया। चंपा बार बार सुर उठाती और इधर से उधर हिलाती। सब कह रहे थे दूर रहो, पर सूर्या न जाने कब चंपा के पास जा पहुंचा। वह हथेली से चंपा की सूंड थपथपाने लगा। वहां खड़े लोग सन्नाटा छा गया। सब सांस रोके देख रहे थे। वे सूर्या के लिए चिंतित थे। सोच रहे थे चंपा अब उसे पैरों से कुचल देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सूर्या द्वारा इस तरह सूंड थपथपाने से चंपा की उत्तेजना शांत होती गई। सूर्या की जेब में गाजरें थी। उसने गाजरें तो चंपा खाने लगी। कुछ देर वह सामान्य हो गई। सूर्या बहुत देर तक चंपा के पास खड़ा दुलारता रहा। पूरे सर्कस में सूर्या के साहस की चर्चा थी। लोग कह रहे थे अगर सूर्या ना होता तो चंपा न जाने क्या कर डालती। सूर्या सोच रहा था क्या मनोहर अंकल ने भी यह बात सुनी होगी। वह सर्कस का आखिरी दिन था। मनोहर ने सूर्या और चंदा से कहा, अब मैं तुमसे विदा लूंगा। मैंने तुम दोनों के लिए एक स्कूल में व्यवस्था कर दी है। तुम्हारी रानी चाची के मित्र तुम्हारी देखभाल करेंगे। रानी चाची के मित्रों के पास जाने की बात सुन दोनों परेशान हो उठे। उन्हीं के पास से भागकर वो सूर्या और चंदा यहाँ आए थे। अब वे सर्कस की जिंदगी स्वीकार कर चुके थे तो उन्हें फिर से निकालने की तैयारी हो रही थी। उसी रात सर्कस के तंबू में आग लग गई। घोड़े उसमें फंस गए। सूर्या ने देखा तो फिर दौड़ता हुआ तंबू में घुस गया। घोड़े के बंधन खोलकर बाहर ले आया। इस काम में उसे चोट भी आई, पर उसने परवाह नहीं की। उसे खुशी थी कि उसने घोड़े को जलने से बचा लिया। अगली सुबह सब विदा हो रहे थे। सर्कस का सामान गाड़ियों में लादा जा रहा था। सूर्या और चंदा एक तरफ खड़े थे। वे किसी के नहीं थे, कोई नहीं था उनका। तभी सर्कस के मालिक ने मनोहर से कहा, मैंने सुना है तुम दोनों बच्चों को दूर के स्कूल में भेज रहे हो। यह तो ठीक नहीं है। अब ये हमारे हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। सूर्या और चंदा ने मनोहर अंकल की पहली बार हंसते देखा। बच्चे जैसा चाहें। अब दोनों भाई बहन अनाथ नहीं रह गए थे। उन्हें अपना सर्कस का परिवार मिल गया था। वे मुस्कुरा रहे थे। ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।